हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा, पिछली बार हमने ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ये कुछ चीज़ें थी जिस पर हमने पिछली बार ध्यान दिया था कि ऑडिट प्लानिंग होती क्या है, उसके फ़ायदे क्या रहते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रक्रिया क्यों है। ओके, उसके बाद में थोड़े डिटेल में मैंने आपको ये सारे मुद्दे सिखाए थे एंड मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, खास करके जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का जो नंबर्स है, 330 क्या कहता है, 315 क्या कहता है, क्योंकि ये आपके जो MCQs है उसके अंदर पूछा ज़रूर जा सकता है। आज इस प्रोसेस को थोड़ा आगे हम लेकर जाते हैं। कुछ सवाल रहेंगे जिनका जवाब मैं आज आपको देने की कोशिश करूँगा और उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से ज़रूर दे दूँगा कि ऑडिट प्लान जो होता है क्या उसमें चेंजेस किया जा सकता है। दूसरा, डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू की क्या ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट लिखा क्यों जाना चाहिए। एक ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है और वो ऑडिट प्रोग्राम की रिव्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आए एक एक करके इन मुद्दों को आज हम डिस्कस करें। तो चेंजेस इन द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान जो होता है वो बनाया तो जाता है शुरुआत में, पर जैसे ही वो ऑडिट प्लान की गाड़ी शुरू होती है, ऐसा नहीं है कि वो ऑडिट प्लान फिक्स्ड होता है। इसका मतलब क्या है, ऑडिट का प्लान ऐसे दिमाग में आपका होना चाहिए कि ये प्लान जो है ये चेंज होने लायक होना चाहिए। बराबर? क्यों? देखिए, आपको जब एक फ़ोन दिया जाता है ना, मोबाइल फ़ोन, उसमें सॉफ्टवेयर के अलावा ज़्यादा करके हार्डवेयर चेंज नहीं हो पाता। उसका कैमरा उतना ही रहेगा, उतना की स्क्रीन का साइज़ उतना ही रहेगा, उसके अंदर का मदरबोर्ड का कैपेबिलिटी, प्रोसेसर की क्षमता, सारी चीज़ें सेम रहेगी। बट कोई अगर आपको बोले नहीं रे, 4 महीने बाद तो कैमरा निकाल के एक बेटर कैमरा डाल सकता है आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटर हो जाएगी, तो स्पीकर निकाल के बड़ा सा एक स्पीकर, ज़्यादा वॉल्यूम का स्पीकर डाल सकता है, लोगों को पसंद आएगा। अरे ये चेंज किया जा सकता है जी, समय समय के हिसाब से। उसी तरीके से जब एक ऑडिट प्लान को बनाया जाता है, उसे भी चेंजेस किया जा सकता है। क्यों चेंजेस किया जा सकता है? क्योंकि कंपनी की परिस्थिति, सिचुएशन, एरियाज, डिसीशंस चेंज होते हैं। जैसे ही एक क्लाइंट अपने आप को बदलता है, उसी तरीके से उसको एग्जामिन करने के लिए ऑडिटिंग के जो टेक्निक्स होते हैं उसे भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड और बदलने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। तो वो फिक्स्ड नहीं होता। अगर वो फिक्स्ड है, रिजिड है, मुश्किल है। अगर एक प्लेन में आप ट्रैवल करो ना, तो जो इकोनॉमी क्लास की सीट रहते हैं, बराबर, वो फिक्स्ड रहते हैं क्योंकि थोड़े सस्ते रहते हैं ना, तो आपको ऐसे ही बैठ के इस तरफ ज़्यादा नहीं जा पाओगे। बट अगर आप बिजनेस और बिजनेस या तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो तो आप सो के, बैठ के, आधा सो के, क्योंकि वो सीट जो होती है वो चेंज होती है आपके कंफर्ट के हिसाब से। उसी तरह ऑडिट का जो प्लान होता है, जैसे ही ऑडिट आगे जा रहा है, वो उसमें बदलाव होना, उसमें अपडेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। बराबर? अगर एक युद्ध में एक आर्मी जो होती है एक ही प्लान लेकर जाए कि 50 लोग अगर हमारे सामने हैं तो हम ये करेंगे, 50 का 100 हो गया तो जो पहले प्लान था वो नहीं कर सकते, 200 हो गया, कैसे? आपको प्लान बदलना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग मुकाबले के लिए, आक्रमण करने के लिए आए हैं। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन कंडीशंस। कभी कभी क्या होता है ना, जो आपका क्लाइंट है, कस्टमर आपका, वो बदलता नहीं है, पर सरकार के जो कानून, जो उसके ऊपर रेगुलेशंस, जो उसके ऊपर असर डालते हैं, वो बदलते हैं, तो उसको बदलना पड़ता है।
और जब वो होता है तो ऑडिटर को अपनी स्ट्रैटेजी और अपना प्लान भी बदलना पड़ता है। तो ऑडिट का प्लान जो है ये जी कभी फिक्स्ड नहीं होता। जो उसके प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे ही उनका नतीजा अलग आता है तो जो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो भी बदलना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, ये हमने पिछली बार सीखा था, ये मैंने आपको बताया था। क्यों? ऑडिट का जो स्टाफ है उसमें नए पुराने दोनों लोग काम करते हैं। जो पुराने हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ज़्यादा आपको उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर जो नए हैं उनका डायरेक्शन, मार्गदर्शन करना, बराबर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं ये हिंदी में समझा सकूँ, क्योंकि बाकी का जो इसके पीछे वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, वो अंग्रेज़ी में है। हाँ, तो जो नए स्टाफ हैं उनको दिशा देना कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको ये मेथड्स का इस्तेमाल करना है, और उनका काम जैसे वो करते हैं उसका रिव्यू करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर जब एक रिव्यू आप देखते हो तो आप डिसाइड करते हो ये प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुराइयाँ है, क्या मैं इसे खरीदूँ, क्या मैं इसे ना खरीदूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरीके से एक ऑडिटर को अपने स्टाफ के काम को, मेहनत को बराबर रिव्यू करना पड़ता है और फिर ये सोचना पड़ता है कि ये बंदा इस जगह के लिए, इस काम के लिए सही है कि नहीं, या उसे यहाँ से निकाल के उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो कम या ज़्यादा हो सकता है दूसरा क्लाइंट के एरिया में हम पोस्ट कर ले। द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी इसके ऊपर निर्भर करता है। द एरिया ऑफ द ऑडिट इसके ऊपर निर्भर करता है। द असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ये काफ़ी बार आता है कि the capabilities and competence of the individual team members performing the audit work, क्योंकि एक प्रोग्राम जो है या एक प्लान जो है जो एक क्लाइंट के लिए बनाया जाता है वो क्लाइंट का साइज अलग हो सकता है, वो क्लाइंट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग हो सकता है। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सिंपल प्रोसीजर्स मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है कि वो क्लाइंट इस्तेमाल ना करे, वो काफ़ी टेक्निकल होता है, तो उसके लिए जो आपके सबॉर्डिनेट्स है क्या वो सीख पाते हैं कि नहीं, क्या वो समझ पाते हैं कि नहीं, और उसी हिसाब से अपना ऑडिट का जो प्रोसेस है सही से कर पाते हैं कि नहीं। तो डायरेक्शन, सुपरविजन और आखिरकार में रिव्यू आपके स्टाफ का करना बहुत बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, ये क्या होता है? ऑडिट का पूरा काम शुरू से लेके उसके अंत तक उसका एक डॉक्यूमेंट। अगर एक कोर्ट केस चलता है, कुछ कोर्ट केस, कुछ नहीं, मे बी 70 से 80% तक कोर्ट केसेस इंडिया में अच्छा सालों से चलते आ रहे हैं। ये साल क्यों लग जाते हैं? आप सबूत इकट्ठा करने में बदलाव होते रहते हैं, जिसने किसी तरह का गवाही दिया है वो बदल जाता है, वो गायब हो जाते हैं, तो हमारा जस्टिस जो है मिलने में कभी कभी समय लग जाता है। पर जब कोर्ट की हियरिंग होती है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो हो सकता है कि जो जज साहब बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने केसेस सुन लिए हैं, उनको याद करना मुश्किल हो जाएगा पिछली बार क्या कहा था आपने। डॉक्यूमेंट करना, उसका एक नोटबुक, एक फाइल बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में वो काम आ सके। तो ऑडिट का पूरा प्लान डॉक्यूमेंट किया जाता है। क्या कहा है? द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान, कि जब ऑडिट प्लानिंग होती है हमारे लिए इसका क्या स्ट्रैटेजी है और इसके लिए हमें किस तरीके का प्लान बनाना है, ये सारी चीज़ें क्या करना है, लिखकर हमको रख देनी है, ताकि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उन्हें ये पता हो। क्योंकि उस प्लान के अंदर क्लियरली ये लिखा जाता है कि मेरा टीम मेंबर का कौन सा सदस्य कितना काम और कहाँ जाकर करेगा। क्लाइंट को भी ये पता होता है कि ऑडिटर अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काम जो है कब और कितने समय में पूरा कर सकता है। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इज अ रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द की डिसीजंस कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट। कभी कभी क्या होता है ना, ऑडिट होने के बाद में क्लाइंट ऑडिटर पे ये आरोप लगाता है कि तूने ऑडिट सही से नहीं किया, तेरी वजह से ये गलती हो गई,
तेरे वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया, आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ऑडिटर के पास सबूत होना चाहिए कि उसने जो ऑडिट है टाइमली, समय पर और सही तरीके से किया, वो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी ना कभी कोर्ट में जाएगी, ताकि ऑडिटर का जो काम है, क्या उसने सही तरीके से किया, वो तरीका सही था कि गलत था, कितने लोगों ने ये काम किया, कब हुआ, ये सारी चीज़ें, लेखा जोखा, पूरी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन रहती है। तो ऑडिटर को अगर ऐसा नहीं कि अपने आप को बचाना है, पर ये साबित करना है कि ऑडिटिंग का जो काम था सही तरीके से किया गया, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ऑडिट प्लान, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आगे दिया गया है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्लान्ड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ओके, कौन से टेक्निक यूज किए गए थे, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट द असर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। क्योंकि शुरुआत में ही ऑडिटर जो भी क्लाइंट होता है, जब उसके बिजनेस को समझता है, उसके बिजनेस में रिस्की एरियाज जहाँ पर मटीरियल मिसस्टेटमेंट की गुंजाइश है, गलत चीज़ें मेंशन्ड होने की गुंजाइश है, वो पहले ही समझ लेता है। ओके, द ऑडिटर may use standard audit programs for audit completion checklist tailored as needed to reflect the particular engagement circumstances. Okay, so audit plan को पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट करना उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, तभी के लिए वर्तमान काल में भी बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है कि भविष्य में भी ऑडिटर को इसकी ज़रूरत पढ़ सकती है। आइए आगे जाकर हम ये पढ़ने की और समझने की कोशिश करें कि एक ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है। ऑडिट स्ट्रैटेजी एक बड़ी चीज़ है, उसका एक हिस्सा ऑडिट प्लान होता है, और ऑडिट प्लान किस में लिखा जाता है वो आप कह सकते हो ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम ये क्लियरली बता देता है ऑडिटर के पूरी टीम को कि कौन कब कितना काम करेगा, अनुभवी लोग कौन सा काम करेंगे ऑडिट एरिया का, क्लाइंट के ऑडिट एरिया का, जो नौजवान है, नौजवान मतलब जो काम में नौजवान है, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, वो क्या क्या काम करेंगे। इट इज़ डिजायरेबल दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑडिट एंड मोर पर्टिकुलरली बिगर ऑडिट्स कि एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाए। ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड। जैसे अगर आप एक फ़िलहाल मैंने किसी को कहते हुए सुना कि मैं एक डेंटिस्ट बनने वाली हूँ, पर उसके लिए मैं ट्रेनिंग के लिए मैं ये जो डेंटिस्ट है जो मुझसे काफ़ी अनुभवी है उनके पास जाकर मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। हाँ, तो जब भी दांत निकालने का या कोई काम होता है डेंटिस्ट के कनेक्शन में, तो जो अनुभवी डॉक्टर है वो इनको बोलते हैं, देखो भाई ये परेशानी है, ये थोड़ी अलग है, इसके लिए ये वाला जो औजार है यूज़ होगा, वो वाला नहीं होगा, ये वाला यूज़ होगा, वो वाला नहीं होगा। हाँ, उसी तरीके से ऑडिट प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है कि आपको कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, क्योंकि आप नए हो, आपको नहीं पता होगा, टेक्निक बहुत सारे रहते हैं, बट इस चेकिंग के लिए और क्लाइंट के इस एरिया के चेकिंग के लिए कौन सा टेक्निक बेस्ट रहने वाला है। एंड ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। वेरीफाई करना मतलब सही है कि गलत है ये ढूंढना, टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस। क्योंकि ऑडिटर को अपना रिपोर्ट देना है और वो रिपोर्ट में सही कितना, गलत कितना, कहाँ पर सही कहाँ पर गलत, ये सारी चीज़ें उसको मेंशन करनी है। तो वो जो टेक्निक्स इस्तेमाल करता है बराबर, उसके द्वारा ही उसको ये पता चलता है कि ऑडिट जो हो रहा है क्लाइंट का कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत, कहाँ पर और कहाँ पर सही कहाँ पर गलत। इन्वॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम, मेरे पीछे क्या दिया गया है, क्या एक ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम जब बनाता है तो सभी क्लाइंट्स के लिए मे बी उसके पास में 8 या 10 या 15 क्लाइंट है, एक ही ऑडिट प्रोग्राम वो बना सकता है? बिल्कुल नहीं। वो ऑडिट प्रोग्राम सिंगल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके क्लाइंट के जो एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस है, वो क्लाइंट क्या काम करता है,
कहाँ पर काम करता है, वो क्लाइंट क्या प्रोडक्ट बनाता है, कौन सी सर्विसेज देता है, अलग अलग उनका स्केल क्या है, छोटा है, बड़े है, बहुत बड़ा स्टाफ है, जियोग्राफिकली बहुत जगह पर लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। एक प्रोग्राम कभी काम नहीं आएगा, अलग अलग प्रोग्राम्स की ज़रूरत बहुत बहुत पड़ती है। तो हर ऑडिटर को अपने प्रोग्राम में थोड़ा एवोल्यूशन, थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। हो सकता है 50% के प्रोसीजर सेम है, पर 50% अलग होगा हर क्लाइंट के लिए। तो एक ही प्रोग्राम सबके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके बाद आती है द असिस्टेंट एंगेज्ड। ऑडिटर अपने आप तो बड़ा आदमी है, बराबर, उसे ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट पर उसका साइन, दस्तखत ज़रूर आता है, पर उसका काम जो उसके असिस्टेंट रहते हैं ना, वो करते हैं। हाँ, असिस्टेंट को कितनी छूट मिलनी चाहिए? वेल, जो असिस्टेंट को काम दिया गया है उसे वो काम के और वो टेक्निक्स के, मेथड्स के हिसाब से ऑडिट ज़रूर करना है, बट ये भी उसको छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि काम वो कर रहा है, वो काम अगर बेहतर तरीके से हो सकता है तो उसका वो जो ओपिनियन है वो सुना जाना चाहिए। क्योंकि अगर 4 घंटे का काम जो कर रहा है वो ये बोल रहा है, ज़रूरत ही नहीं है, 1 घंटे में हो सकता है, तो सुन लो ना भाई, क्योंकि आपका काम जल्दी होगा। तो ये छूट क्या कहा गया है? द असिस्टेंट एंगेज्ड इन द जॉब शुड बी एनकरेज्ड। उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से काम कर, टस से मस नहीं होना, 2 डिग्री इधर 5 डिग्री उधर, नहीं नहीं नहीं, देखो छूट दी गई है। टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू हिम। अगर प्रोग्राम बेहतर तरीके से हो सकता है, क्यों नहीं भाई, बता दो हमको। ही should be instructed to note and report significant matters coming to his notice to his seniors or to the partner or proprietor of the firm engaged for doing the audit। जब भी कोई गड़बड़ मिले तो उसे वो खुला what do you call फ्रीडम, ओके, वो आज़ादी होनी चाहिए कि वो बेहिचक होकर, सर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, वहाँ पर थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है डिपार्टमेंट में, उसे वो फ्रीडम मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जो असिस्टेंट होता है 99% काम तो वही करता है जी, पर उसको वो छूट देना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो छूट उसे ना दिया जाए तो ऑडिट प्रोग्राम में गड़बड़ी ज़रूर हो सकती है। हाँ, इसके बाद आता है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। देखिए, ऑडिट प्रोग्राम बना तो दिया, पर क्या ये सही दिशा में जा रहा है, ये जानना 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो वो गलतियां बढ़ती जाएगी, उसको रिव्यू करके उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू असेस, चेक whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence। अगर क्लाइंट का नेचर बदल गया, उसका बिजनेस बदल गया, कम हो गया, बड़ा हो गया, एक्सपांड हो गया, तो फिर आपको ऑडिटर को जो अपने टेक्निक्स है ऑटोमेटिकली वो बदलने पड़ेगी। क्योंकि अगर वो छोटे क्लाइंट के टेक्निक्स को बड़े क्लाइंट के ऊपर यूज़ करेगा तो वो कोई काम का नहीं होगा, और उसकी वजह से गलतियां ज़रूर हो सकती है। और कोई भी ऑडिटर ये नहीं चाहता है कि उसका जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एक ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम है। ऑब्सोल्यूट का मतलब पुराना, जबकि मेरा क्लाइंट मॉडर्न बन चुका है, पर जो मेरा प्रोग्राम उसके ऊपर है, जो मैंने बनाया था ऑडिट के लिए, वो पुराना है। रिव्यू का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आगे, द यूटिलिटी ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन्ड एंड एनहांस्ड ओनली by keeping the program as also the client's operation and internal control and the periodic review, so that inadequacies or redundancies of the program, ऐसा होगा कि जो ऑडिट प्रोग्राम है उसमें मिस्टर विवेक ने एक चीज़ की है काम, और मिस्टर शर्मा ने वही काम को दोबारा रिपीट कर दिया, जानबूझकर नहीं, पता नहीं चला, क्योंकि ऑडिट का जो क्लाइंट का हो रहा था, वो क्लाइंट ने अपने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अपना इंटरनल कंट्रोल बदल दिया, जिसके वजह से ऑडिटर का जो काम है वो डुप्लीकेट हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए ना, फुकट का टाइम पास हो रहा है। हाँ, तो वो बचाने के लिए अपना प्रोग्राम और जो क्लाइंट है उसकी समझदारी
उसके बिजनेस की समझदारी, इसका रिव्यू होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर क्लाइंट का कुछ अपग्रेडेशन होता है तो प्रोग्राम का भी अपग्रेडेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना ऑडिटर का समय और ऑडिटर के जो लोगों का टाइम है, समय है, वो बर्बाद ऐसे ही हो जाएगा। आज हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जो थी कि एक ऑडिट प्लान होता क्या है, उसमें डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू की क्या ज़रूरत है, एक ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है और एक ऑडिट प्रोग्राम को भी रिव्यू करने की क्या ज़रूरत है। ऑडिट प्लानिंग का जो चैप्टर है तो काफ़ी लंबा, थोड़ा थोड़ा करके इसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और ये जो सीरीज़ है लेक्चर्स का आगे चलता जाएगा। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।